चलो जी, तो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करा। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, तो अगर सब बच्चों को याद हो, हमने पढ़ा था 3 किंगडम, 2 किंगडम, ठीक है, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी कैरोलस लीनियस ने, 3 किंगडम दी थी हैक्कल ने, कॉपलैंड ने, आरएच विटिकर ने, ठीक है। आरएच विटिकर ने कुछ करेक्टर्स बोले थे, उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को बांटा था। सबसे पहला था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, सेल टाइप प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। इसके बाद बताओ क्या, सेल वॉल किसमें कौन कौन सी पाई जा रही है, ठीक है। और लास्ट क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, याद आ रहा है ऐसा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्लियर है। कोई डाउट है इस चीज में आरएच विटिकर वाले में? तो आज हमें आरएच विटिकर के जो 5 किंगडम पढ़े थे उसमें पहला किंगडम शुरू करना है, जिसका नाम क्या है, मोनेरा। तो कोई बच्चा ये बताओ, मोनेरा किसका किंगडम होता है? बैक्टीरिया का। मोनेरा और किसका किंगडम होता है? प्रोकैरियोट्स का। किसका होता है? प्रोकैरियोट्स का। इस दुनिया में और कोई प्रोकैरियोट्स नहीं है मोनेरा के अलावा, ठीक है। तो मोनेरा जो होता है, इसमें पहली स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इट इज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। ये किंगडम किसका होता है? बैक्टीरिया का, ठीक है भाई। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया कैसे होते हैं भाई? बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में जरा एक बच्चा बताएगा जल्दी से। नहीं, तुम बताओ, गलत है। अब्सेंट होती है आंसर इसका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? हाँ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, इस वजह से इनका क्या होता है, ओल्ड न्यूक्लियस। प्रो मतलब ओल्ड, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। और तीसरी चीज क्या होती है? सेल ऑर्गेनेली अब्सेंट होता है। सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके पास नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोट्स के पास नहीं पाए जाते। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब आता है अबाउट बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, अबाउट बैक्टीरिया। अबाउट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है। कैसे ऑर्गेनिज्म है? मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट अबंडेंट का मतलब बताओ भाई। अबंडेंट, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है भाई, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। अगर तुम एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हो तो उसमें हजारों तरीके के बैक्टीरिया तुम्हें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इट दे आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये मोस्ट अबंडेंट है तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दे फाउंड, ठीक है, दे फाउंड प्लेसेस लाइक, तो ये पाए जाते हैं प्लेसेस लाइक, कैसे कैसे प्लेसेस पे पाए जाते हैं? लाइक हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, उबलते हुए पानी में। अरे तो हर बैक्टीरिया नहीं हो पाता ना भाई। हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में। कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में। उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं भाई? स्नो में। कहाँ पाए जाते हैं? स्नो में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया एक्सेट्रा, इसके अलावा, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो हार्श कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत हार्श कंडीशन में भी पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है, दे फाउंड इन प्लेसेस लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट एंड स्नो। अब मान लो तुम्हें बोल रहा है कि ना एग्जाम में बोल दिया कि बैक्टीरिया के ना 5 कैरेक्टर लिखो। कितने कैरेक्टर लिखो? 5। कैसे लिखोगे? आरएच विटिकर का चार्ट याद करा है। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, their cell wall is made up of peptidoglycan, peptidoglycan, they are, नहीं वो नहीं, गलत माना जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में यही होता है, मेन नेम चाहिए। और दे हैव न्यूट्रिशन ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। मेजॉरिटी कैसे होते हैं? ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट हो गए, दे फाउंड होते हैं प्लेस लाइक हॉट स्प्रिंग, एंड मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो इस दुनिया में ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे आएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं भाई? अच्छा, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो होते हैं ये, और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं दूसरों पे डिपेंड करते हैं। गलत बताओ एकदम। हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम भी दूसरों से खाना लेते हैं। तो मेजॉरिटी जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, उसमें पैरासाइट या डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। हाँ,
चले भाई आगे बढ़े, इतना हो गया। तो क्या क्या पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में भाई? बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या पढ़ा? किंगडम इनका कौन सा होता है? मोनेरा। कैसे होते हैं ये? प्रोकैरियोट्स। अबंडेंट होते हैं ये, ठीक है। और क्या बताया? पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग में, ठीक है, डेजर्ट में, स्नो में पाए जाते हैं, हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। और मेजोरिटी कैसे होते हैं? ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि मेजोरिटी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और बैक्टीरिया से रिलेटेड पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की कितनी तरीके की शेप पाई जाती है? हाँ, इनके वो बताओ ना टेक्निकल नेम। वहीं तो फिर मार खा जाओगे। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बिना उसके फायदा नहीं है ना, एग्जाम में तो वही आएगा। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप होती हैं? तो इस पे स्टार लगाएंगे सारे बच्चे, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। दोबारा बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ साथ बताते जा रहा हूँ। कोई बच्चा एग्जाम के टाइम पे ओवर स्मार्ट ना बने कि मैसेज करके सर इंपॉर्टेंट जरा बता देते। मतलब बच्चे भी मैसेज क्या करेंगे, सर पूरी बुक के इंपॉर्टेंट बता दो। तुम्हें क्या लग रहा है व्हाट्सएप पे मैं टाइप कर पाऊंगा पूरी बुक के इंपॉर्टेंट बैठ के? तो थोड़ा सेंसिबल बनो, जब क्लास में हैंड टू हैंड तुम्हें स्टार लगवाया जा रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो तुम उसको लगाओ, ठीक है भाई, समझ रहे हो बात? चलो जी, तो अब आता है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहली जो शेप होती है बैक्टीरिया की वो कौन सी होती है? कोकस। कौन सी होती है? कोकस। तो कहा जाता है जिन बैक्टीरिया के लास्ट में कोकस लिखा होगा, जिन बैक्टीरिया के लास्ट में कोकस लिखा होगा उन बैक्टीरिया की शेप स्पेरिकल होगी। उनकी शेप कैसी होगी? स्पेरिकल होगी। तो जिन बैक्टीरिया के लास्ट में कोकस लिखा होगा उनकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। तो स्फेरिकल मतलब गोल होगी। कैसी होगी? गोल होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम होगा? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जैसे पूरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये निमोनिया कस करता है, बैक्टीरिया क्या कस करता है? ये निमोनिया कस करता है भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया इसका एग्जाम्पल, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये हो गया बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो शेप है वो स्पेरिकल है और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है भाई। समझ में आया? नहीं आया समझ में? इसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। मतलब इनको अगर देखोगे माइक्रोस्कोप में तो कैसे दिखेंगे? ये स्फेरिकल दिखेंगे। आप समझ में आया? ठीक है, तो स्फेरिकल शेप में ये दिखेंगे। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया की शेप आती है वो आती है बैसिलस। कौन सी शेप आती है? बैसिलस। बैसिलस। तो जिन बैक्टीरिया के लास्ट में बैसिलस लिखा होगा, क्या बोला मैंने? जिन बैक्टीरिया के लास्ट में बैसिलस लिखा होगा उन बैक्टीरिया की शेप कैसी होगी? कॉमा शेप। कैसी शेप होगी? रॉड शेप। कैसी होगी? रॉड शेप। यहाँ पे शेप कैसी होती है? रॉड शेप, ठीक है। बैसिलस का मतलब कैसी शेप होती है? रॉड शेप। तो यहाँ पे जरा शेप दिखाता हूँ कैसी होती है। ये बैक्टीरिया की सेल है और ये सेल की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रॉड शेप या बैसिलस शेप। तो ये हो गया यहाँ पे बैक्टीरिया की रॉड शेप। तो इसका एग्जाम्पल बोलो भाई। बहुत बढ़िया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है भाई। तो लैक्टोबैसिलस यहाँ पे क्या बता रहा है? ये बनाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और बैसिलस बता रहा है उसकी शेप, ठीक है। तो लैक्टोस वर्ड कहाँ से आया? कोई बच्चा बताओ भाई, सारे बच्चों में से। लैक्टोस वर्ड, हाँ, दूध से कैसे मतलब? और कोई बच्चा? दूध में क्या होता है ऐसा? बिल्कुल देखो, दूध तक तो तुम सही पहुंच गए, उसके आगे बताओ। नहीं, कैल्शियम भी नहीं। और कोई बच्चा? एंजाइम भी नहीं है यार। हाँ हाँ, अब क्यों वर्ड याद आ रहा है भाई? दूध की जो चीनी होती है, क्या बोला मैंने? दूध की जो शुगर होती है, दूध की जो शुगर होती है उसका नाम क्या होता है? लैक्टोज। क्या नाम होता है? लैक्टोज, ठीक है। और लैक्टोज किस किस से मिलके बनी हुई होती है? बताओ भाई। वाह भाई वाह, शाबाश। तो लैक्टोज क्या है? शुगर। मैंने क्या बोला? लैक्टोज क्या है? तो भाई इसमें कार्ब्स कहां से आ गया? जब ये खुद शुगर है, ग्लूकोज से बनी हुई होती है और ग्लैक्टोज शुगर से बनी होती है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज किससे बनी होती है?
ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इज कॉल्ड लैक्टोस। ये दो शुगर से मिलके बनी हुई होती है। तो बैक्टीरिया को जब तुम मिल्क देते हो और उसमें कौन सा बैक्टीरिया डाल देते हो, लैक्टोबैसिलस, तो ये बैक्टीरिया उस लैक्टोज को किसमें डाइजेस्ट कर देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो अब ये बताओ, मेरे को दूध नहीं पचता, जैसे मैं अपनी बता रहा हूं कि दूध मुझे शूट नहीं करता, मैं दूध पीऊंगा तो मेरे को अपच हो जाएगी, ठीक है, पेट अजीब, तो उसे क्या कहेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट कहेंगे। पर मुझे दही पचती है क्योंकि किससे बनी है, दूध से ही तो बनी है, पर उसमें लैक्टोज किस फॉर्म में नहीं रहा, लैक्टोज फॉर्म में नहीं रहा, किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लैक्टोज में। और मेरी बॉडी ग्लूकोज झेल सकती है, ग्लैक्टोज झेल सकती है, पर मेरी बॉडी क्या नहीं झेल सकती, बताओ भाई, लैक्टोज नहीं झेल सकती। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि मेरी बॉडी में वो एंजाइम नहीं है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तुम दूध पी पा रहे हो, झेल पा रहे हो, उसका मतलब तुम्हारी बॉडी में वो एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर एक और नॉलेज की बात बता देते हैं भाई, ठीक है, तो हमारे पेट में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, बहुत बड़े भाई सवाल, सब बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, क्या नाम है, पेप्सिन नाम है। ठीक है, अब बताओ हमारे पेट में दूध को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, दूध का प्रोटीन जो होता है उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, रेनिन। क्या नाम होता है, रेनिन। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम होते हैं पेट में जो डाइजेस्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन को। किसको डाइजेस्ट करते हैं, मिल्क प्रोटीन को। समझ में आ गई बात। तो जो मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है, उस मिल्क प्रोटीन में दो तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एक तो होता है मिल्क में वे प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन होता है, जो जिम में यूज होता है, ठीक है, एक्सरसाइज करके। और एक होता है कैजीन, कौन सा होता है, कैजीन प्रोटीन। तो ये जैसी पियोगे वैसे तुम्हारी बॉडी में असर कर देगा आधे एक घंटे में, ठीक है, मतलब तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये अगर पियोगे तो तुम्हारी बॉडी में काफी देर तक असर करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहेगा। हाँ, तो प्रोटीन किससे बनता है, दूध से तो बनता है। देखो, दूध लिया, समझो तो, पर दूध का एक हिस्सा पी रहे, हमारी बॉडी अलग नहीं कर पा रही ना। दूध जो होता है, उस दूध में तुमने थोड़ा सा नींबू डाल दिया, दूध फट गया, फट गया तो जो पनीर था वो अलग निकाल लिया। अब जो पानी है, उस पानी को जब सुखाओगे, ठीक है, उसको सुखाने के बाद जो पाउडर बनेगा वो क्या कहलाता है, वे। पनीर वे नहीं है, हाँ, पनीर नहीं बना पाओगे, ठीक है, बहुत वो बताया तो मैंने, कम से कम 5-6 लीटर दूध जलाओगे जब जाके मेरे हिसाब से 100 ग्राम 200 ग्राम बनेगा वे प्रोटीन। ठीक है, हाँ, तो प्रोसेस वही बात है ना, प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो वे प्रोटीन जो है वो कैसे बनता है भाई, दूध से ही बनता है। दूध का जो पानी फटने के बाद बचता है उसको सुखा के बनता है वे प्रोटीन। अब उसमें भी तुमने वे प्रोटीन में कैटेगरी देखी है, ठीक है भाई, क्या कैटेगरी होती है वे में, कंसंट्रेट, कौन सा होता है, कंसंट्रेट, और कौन सा होता है, आइसोलेट, सुना है ना। अब मशीन की मदद से उस प्रोटीन में से जो फैट था वो निकाल दिया, क्या निकाल दिया, क्योंकि इसको बिल्कुल वे बनाने के बाद ही उसमें फैट रहता है 1-2%, वो 1-2% फैट भी निकाल दिया तो उसका नाम क्या पड़ेगा, पर 1-2% फैट छोड़ दिया तो कंसंट्रेट। ठीक है भाई, अब इसके अंदर एंजाइम ऐड कर दिए तो उसका नाम हो गया हाइड्रोलाइज्ड। क्या नाम हो गया, हाइड्रोलाइज्ड वे। ठीक है, तीसरी कैटेगरी होती है, सबसे महंगा ये वाला बिकता है, ठीक है, आइसोलेट बिकता है सबसे महंगा। तो सबसे पहली बार आइसोलेट बनाया था आइसोप्योर नाम की कंपनी ने, ठीक है, और आइसोप्योर नाम की कंपनी का आइसोलेट इस टाइम 22,000 रुपए का है, पहले 11,000 रुपए का आता था। ठीक है, तो और उसका टेस्ट इतना बेकार है कि तुम पीते ही थूक दोगे, इतना बेकार टेस्ट है उसका। ठीक है, आइसोप्योर वाले का ट्राई क्या करा है, तो प्रोटीन है, प्रोटीन तो अब सर मंगाते हैं तो टेस्ट कर लेते हैं भाई, सर मंगाते हैं महंगा महंगा हर महीने, मतलब मान के चलो कि 7-8 हजार रुपए का पड़ता है उनका प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन। हाँ, और 2 किलो आता है, और यूं मान के चलो 20 दिन से पहले खत्म हो लेता है, 20-22 दिन। हाँ भाई, यूं मान के चलो कि सर पहले सिर्फ जिम के सप्लीमेंट का सामान जब लाते तो 22-25 हजार रुपए हर महीने सिर्फ सामान आते थे। स्टोरोड नहीं कह रहा मैं, सिर्फ प्रोटीन और प्री वर्कआउट ये सब कह रहा हूँ, इतना महंगा है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, अब समझ में आया सब। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, एंट्रेंस में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है, सीबीएसई केमिस्ट्री के एंट्रेंस में भी आ रखा है, सीबीएसई के एंट्रेंस में भी आ रखा है कि लैक्टोज किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है बात, ठीक है। थर्ड शेप पे आते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की जो थर्ड शेप होती है उसका नाम होता है विब्रम या विब्रियो, ठीक है, विब्रियम या विब्रियो। तो इसको हम कहते हैं कॉमा शेप। कौन सी शेप कहते हैं,
कॉमा शेप कहते हैं। तो ऐसी जो बैक्टीरिया की शेप होती है जिनके लास्ट में विब्रो लिखा होगा, ठीक है, तो इनकी शेप होती है कॉमा। तो कॉमा का मतलब होता है ये सेल हो गई और ये बैंड है, ये सेल हो गई और ये बैंड है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कॉमा शेप समझ में आई कैसे है, ठीक है। तो सेल है और सेल के नीचे वाला स्ट्रक्चर कैसा है, बैंड हो रखा है, वो कैसा हो रखा है, बैंड हो रखा है, तो इसे क्या कहते हैं, कॉमा शेप कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होता है विब्रियो कोलेराई। क्या नाम होता है, विब्रो कोलेरा। कौन सी बीमारी कस करता है, कॉलेरा। कौन सी बीमारी कस करता है, कॉलेरा। तो इसका एग्जांपल होता है विब्रियो कोलेराई, विब्रियो कोरेला, ठीक है, क्लोरेला, ये बीमारी का नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उल्टी दस्त लग जाते हैं इंसान को, बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और इलाज ना हो तो फिर पर्सन की डेथ हो जाती है। हाँ देख लेते, स्पेलिंग में गलत लिखता हूँ ज्यादातर, तो कोलेरेई, ठीक है, कोलेरेई, ठीक है, कोलेरेई, विब्रो कोलेरेई। अब आते हैं बैक्टीरिया की फोर्थ शेप पे। किस पे आते हैं, फोर्थ शेप पे। तो फोर्थ शेप कौन सी होती है बैक्टीरिया की, बताओ भाई। स्पाइरल। कौन सी होती है, स्पाइरल शेप होती है। कौन सी होती है, स्पाइरल। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है स्पाइरुलम रूबरम, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है स्पाइरुलम रूबरम। तो यहाँ पे आते हैं, और सिंपल ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है स्पाइरल शेप, तो स्पाइरुलम कहते हैं, स्पाइरुलम कहते हैं, स्पाइरुलम शेप कहते हैं। स्पाइरुलम शेप का मतलब होता है स्पाइरल। कैसी शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है। देखो स्पाइरल शेप का डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। ये बैक्टीरिया की शेल है और ये बैक्टीरिया की सेल जो है ये न्यूक्लियस है, और ये इसके अगल बगल क्या लगे हुए हैं, इसके मूवमेंट कराने के लिए स्ट्रक्चर, जिसे हम फिम्ब्रेई कहते हैं, जिसको मूवमेंट कराएगा, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, और इसके अगल बगल क्या लगे हुए, मूवमेंट कराने वाले स्ट्रक्चर लगे हुए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हाँ तभी तो स्पाइरल। डीएनए की शेप भी कैसी होती है, हाँ, स्पाइरुलम रूबरम। क्या नाम होता है इसका एग्जाम्पल, स्पाइरुलम रूबरम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलम रूबरम। चलो जी, तो ये लिख लो जरा फोर्थ एग्जाम्पल भी। क्या कह रहे हो, बीमारी तो नहीं अभी तक इसके बारे में पढ़ी मैंने, बस एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल स्पाइरल का लिख लेना, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सलमान नीला टाइफी करके याद रखना है इसे, ठीक है, सलमॉन नीला टाइफी। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, सलमॉन नेला टाइफी, ठीक है। ये हो गया ना, सलमान की जगह सैल्मोन हो गया ना, हाँ, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफी, टाइफी ये कौन सी बीमारी कस करता है, टाइफाइड। कौन सी कस करता है, टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होती है बीमारी, उस बीमारी में सबसे पहले पेट दर्द होता है, ठीक है, उसका सबसे पहला सिम्टम होता है, ठीक है। चलो जी, तो एक बार ध्यान दो यहाँ पे सारे बच्चे। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो टाइप्स तो अभी हमने शेप्स के पढ़े थे, पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारे सिलेबस में बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं, ठीक है, जो तुम पढ़ चुके हो पहले। एक का नाम था आर्केई बैक्टीरिया, है ना, और दूसरा कौन सा था, यू बैक्टीरिया। 3 डोमेन पढ़े थे, तो 3 डोमेन से रिलेटेड है ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये ओल्ड बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, ओल्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ईयू का मतलब होता है न्यू बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ओल्ड बैक्टीरिया होते हैं, न्यू मतलब अर्थ पे पहले कौन आया, हाँ, अर्थ पे पहले कौन आया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, प्रीमिटिव होते हैं। तो अर्थ पे पहले कौन आया, आर्की बैक्टीरिया आया, ठीक है भाई, दोनों प्रोकैरियोट्स है, पर अर्थ पे पहले कौन आया, आर्की बैक्टीरिया। और डिफरेंस क्यों, क्योंकि हार्श कंडीशन में पाया जाता है, इसकी सेल वॉल में थोड़े और केमिकल पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम वही चीज लिखेंगे, तो इसकी सेल वॉल लिखेंगे, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो किससे बनी होती है, ग्लाइकन विद NaMNAg, विद NaMNAg, ठीक है। तो NaMNAg केमिकल इसमें पाया जाता है। तो N मतलब होता है नाइट्रोजन। क्या मतलब होता है, नाइट्रोजन। तो N एसिटाइल, नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है,
एसिटाइल ग्रुप, तो एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, म्यूमेरिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, ठीक है। एंड सेकंड होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल, दो नाम तो समझ में आ गए, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल, एसिड का नाम अलग है, म्यूमेरिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, कहां पे, म्यूमेरिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, NaM NaG। तो ये इसके अंदर कौन से पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा केमिकल पाए जाते हैं जो इसकी सेल वॉल को विच मेक देयर सेल वॉल वेरी हार्ड, ठीक है, जो इसकी सेल वॉल को क्या बना देते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं। देयरफॉर इट फाउंड इन वेरी हार्श कंडीशन, इन वेरी हार्श कंडीशन, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। और यू बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ क्या पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन, तो इनके सेल वॉल में क्या पाया जाता है भाई, पेप्टिडोग्लाइकन, एक्स्ट्रा केमिकल नहीं पाया जाता, तो पेप्टिडोग्लाइकन, तो इनमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल नहीं पाया जाता, ठीक है। बताओ समझ में आया क्या बताया मैंने, तो मैंने बताया बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, अर्थ पे जो पहले आए, अर्थ पे जो बाद में आए। अर्थ पे जो पहले आए उनका नाम आर्की बैक्टीरिया, जो बाद में आए उनका नाम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है वो पुराने टाइम पर अर्थ कैसा था, बहुत ज्यादा गर्म था, ठीक है, तो उस पर ये जी पाए। क्यों जी पाए, क्योंकि इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन विद NaM एंड NaG। तो एग्जाम में सवाल भी ऐसे आ जाता है कि आर्की बैक्टीरिया इतनी हार्श कंडीशन में कैसे रह पाता, तो क्या आंसर लिखोगे, हाउ आर्की बैक्टीरिया लिव इन हार्श कंडीशंस, केमिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है NaM NaG, ठीक है। देयरफॉर इट कैन लिव इन हार्श कंडीशन व्हिच मेक देयर सेल वॉल वेरी हार्ड, देयरफॉर इट फाउंड इन वेरी हार्श कंडीशन। बताओ समझ में आया, ठीक है। तो ये था अबाउट आर्की बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद टाइप्स ऑफ, और उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। बढ़ते हैं आगे। तो आर्की बैक्टीरिया के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं भाई, तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। तो यहाँ पे इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है हेलोफिल्स, क्या नाम होता है, हेलोफिल्स। एक होता है थर्मोएसिडोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस या फिल्स, ठीक है। हाँ बोलो भाई। तो पैराग्राफ लिखना क्यों भाई, एनसीईआरटी को मैं ये बताओ, तुम्हें एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, बायो पढ़ा रहा हूँ मैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, और तुम ना लिख पाओ तो बताना कि हाँ सर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एंट्रेंस में और क्वेश्चन आए और तुम्हें ना समझ में आए, तुम पढ़ के गए हो जब, ठीक है, ये भी तो होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है। तो हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिलस और मेथेनोजेंस। तो हेलोफिलस जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, दे फाउंड इन सॉल्टी कंडीशन, दे फाउंड इन सॉल्टी कंडीशन। तो जो सॉल्टी कंडीशन होंगी, सॉइल एक्सेट्रा, वहां पे ये पाए जाएंगे, तो दे फाउंड इन सॉल्टी कंडीशन, ठीक है। थर्मोएसिडोफिलस, तो थर्मोएसिडोफिलस जो होते हैं, दे फाउंड इन वेरी हॉट एंड कोल्ड प्लेस, जो भी बहुत ज्यादा गर्म या कोल्ड प्लेस होगा वहां पे पाए जाएंगे, तो दे फाउंड इन वेरी हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस। इसका एग्जांपल है जो 12th में भी काम आना है। तो इसका एग्जांपल है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, इसका एग्जांपल है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस जो होता है ये हेल्प करता है इन बायोटेक, हेल्प इन बायोटेक। बायोटेक में किस प्रोसेस में मदद करता है, इन पीसीआर प्रोसेस, ठीक है। पीसीआर, पीसीआर कौन सी प्रोसेस थी, अगर याद हो, कोरोना चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता था, आरटीपीसीआर। कौन सा होता था, आरटीपीसीआर। तो ये पीसीआर प्रोसेस में मदद करता था कौन, थर्मस एक्वाटिकस। क्यों मदद कर पाता था, क्योंकि बहुत गर्म कंडीशन में काम कर सकता है, ठीक है, जिंदा रह सकता। तो इसके अंदर जो एंजाइम मिलता था
वो एंजाइम कौन सी प्रोसेस में यूज होता था? पीसीआर प्रोसेस में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में जिंदा रह सकता है। ठीक है भाई, दोबारा बता रहा हूँ, क्या बताया? आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप्स होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिलस एंड मेथेनोजेंस। हेलोफिलस कहाँ पाए जाएंगे? सॉल्टी कंडीशन लाइक सॉइल में। ठीक है, दे फाउंड इन वेरी हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस। थर्मस का मतलब है गर्म भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, और एसिडो का मतलब एसिडिक भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे दे फाउंड इन वेरी हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस, हॉट एसिडिक एंड कोल्ड प्लेसेस भी हो सकता है, मतलब एसिड भी ऐड कर सकते हो। इसका एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस। ये हेल्प करता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी प्रोसेस में मदद करता है? इन पीसीआर प्रोसेस। ठीक है, तो पीसीआर प्रोसेस जो होती है बहुत हीट में होती है, बहुत गर्मी में होती है, और उतनी हीट में किसका एंजाइम काम कर पाता है? इस बैक्टीरिया का एंजाइम काम कर पाता है, और कोई काम नहीं कर पाता। ठीक है भाई, तो ये 12th में बहुत काम आती है। इसके बाद आता है मैथेनोजेंस। तो मैथेनोजेंस जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? दे फाउंड एसिडिक, तो इसमें आ गया ना, दे फाउंड इन एसिडिक, ठीक है, वेरी हॉट कोल्ड। ठीक है, तो दे फाउंड इन मार्शी कंडीशन। कैसी कंडीशन पाए जाते हैं? मार्शी कंडीशन। मार्शी मतलब होता है दलदली। ठीक है, तो दे फाउंड इन मार्शी कंडीशन। तो मार्शी कंडीशन क्या हो गया भाई? पेट में, किसी के, इंसान के ऑर्गेनिज्म के पेट में। ठीक है, तो दे फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। कहाँ पाए जाते हैं भाई? दे फाउंड इन गट ऑफ, अब तुम्हारे सामने 2 सवाल आ गए गट। ठीक है, दे फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। एक पहला सवाल तो ये हो गया, रूमिनेंट एनिमल्स। दूसरा सवाल हो गया भाई ये, व्हाट इज रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, तो पहला सवाल है तुम सब बच्चों से, व्हाट इज गट? बताओ जी, गट क्या होता है? हाँ बोलो। पेट, और कोई बच्चा? ये है ना गट, और हाँ, रूमिनेंट तो वो हो गए जो एक ही चीज को क्या करते रहते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं एक चीज को बार बार चबाने को? जुगाली करना। क्या कहते हैं? जुगाली। ठीक है, जुगाली करना। ठीक है, हाँ जुगाली। जैसे किसी का मुंह चलता रहता है, कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता है ना, चिंगम विंगम खाता रहता है, तो चिंगम खाता रहता है, तो उसको डायलॉग क्या मारा जाता है कि जुगाली कर रही है। ठीक है, तो जुगाली, गाय भैंस तुमने नोटिस करा होगा, उनको खाना खा लिया उन्होंने, तो जब वो खाली बैठी रहती है तो उनका मुंह चलता रहता है, नोटिस करा है? और जब मुंह चलता रहता है तो उनके मुंह में जाग सा आ जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, जो गाय भैंसे होती हैं उनके पेट में एक एक्स्ट्रा चैम्बर होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा, और उस चैम्बर का नाम होता है रूमन। क्या नाम होता है? र्यूमन। ठीक है, तो जिस भी एनिमल के पेट में एक्स्ट्रा चैम्बर होगा, जिसका नाम र्यूमन होगा, वो क्या कहलाएगा? रूमिनेंट एनिमल्स कहलाएगा। ठीक है, काओ, बफेलो, बकरियां, ये सब किस में आती हैं? रूमिनेंट एनिमल्स में आती है। तो रूमिनेंट एनिमल, अब एक सवाल रह गया, अभी गट क्या होता है? पेट, और सर मेरी मैम अरे तो वो तो अभी प्रोड्यूस होगा, पहले बेसिक तो समझो, डायरेक्ट ही मीथेन प्रोड्यूस कर दोगे? तो भाई मैम, मैम को ये भी नहीं पता नहीं कि ये भी क्वेश्चन आता है। तुम्हारे स्कूल के जो टीचर है थोड़ा बावड़ी। हाँ ऐसा ही हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैथेनोजेंस जो है पहले ये भी पूछा जाता है कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी लोकेशन भी पूछी जाती है, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं। बताया होगा, हो सकता है तुमने ध्यान नहीं। तो सवाल बताओ, गट क्या होता है? गट होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है? अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ से लेके इनस तक जितनी भी पाइप है, पेट नहीं सिर्फ, ठीक है, बार बार जो पेट पेट कहे जा रहे थे, माउथ से लेके इनस तक जितनी भी पाइप है, ये पूरी पाइप क्या कहलाती है? गट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल या गट। ये क्या गट है? इतना ही गट थोड़ी है, हाँ पूरा कंप्लीट, माउथ तो इनस। ठीक है, मैं तो समझ ही रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो दे फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, अब आएगा वो आंसर। तो दे फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स हेयर दे हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। तो इनके पेट में ये क्या करते हैं? सेलुलोज डाइजेशन। मतलब इनके एलिमेंट्री कैनाल में किस चीज की डाइजेशन करते हैं? सेलुलोज डाइजेशन। तो सेलुलोज क्या होता है भाई? तो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? और एनिमल, जो ये गाय भैंसे होती है क्या खाती हैं ज्यादातर? तो इनके पेट में ज्यादातर क्या जा रहा है? सेलुलोज। सेलुलोज डाइजेस्ट कौन करेगा? मैथेनोजेंस डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो दे हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। हाँ, तो इनके पेट में फायदे वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, अरे आने तो दो, आएगा आएगा, मिथेन भी आएगा, तुम्हें मिथेन गैस दिखेगी अभी। ठीक है, आने दो इस टॉपिक पे। तो हेयर दे हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। अब आएगा तुम्हारा कि मिथेन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो व्हेन दे
केम आउट, ये तो सोच रहा है उसके पेट में बना दो मीथेन, गाय भैंसों को फट जाए, गाय भैंस है ना, तिल्ली मारो गाय भैंस फट जाए, है ना। व्हेन दे केम आउट विद एनिमल वेस्ट, ठीक है। तो जब ये एनिमल वेस्ट के साथ बाहर आ जाते हैं, तो व्हेन दे केम आउट विद एनिमल वेस्ट या कैटल डंग, ठीक है, या कैटल डंग, तो जब ये कैटल डंग के साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो ये जो कैटल वेस्ट होता है उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। तो मीथेन गैस जो होती है जहरीली नहीं होती, ठीक है, तो दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। तो मीथेन गैस जो होती है ये इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है, और गोबर गैस प्लांट जो होता है उसमें ये गैस बनती है, ठीक है। तो उसमें भी क्या किया जाता है कि जो वेस्ट गाय भैंसों का इन सब का जो वेस्ट होता है उसको ले जाके एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। उस चैम्बर के अंदर ये बैक्टीरिया ऑलरेडी रहते हैं क्योंकि डालने की जरूरत ही नहीं है उस चैम्बर में जब ये बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट को, तो डाइजेस्ट करके उससे क्या निकालते हैं वेस्ट से, मीथेन गैस। मीथेन गैस के लिए पाइप एक कनेक्ट होती है घर के किसी बर्नर से, ठीक है। जैसे उस बर्नर को ऑन करके तुम तिल्ली मारते हो तो गैस जलने लग जाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, हाँ मीथेन, इसे गोबर गैस प्लांट कहा जाता है। नहीं, ठीक है। तो अब जो मीथेन गैस बनी उसके बाद जो नीचे वेस्ट बचा है उसके अंदर से सारी गैस तो खत्म हो गई, तो वो बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, और वो जो पाउडर बचता है वेस्ट का वो खाद हो जाता है जिसे हम मैन्योर कहते हैं, ठीक है। फिर वो मैन्योर ले जाके कहाँ डाल दिया जाता है, खेतों में। समझ में आ गई बात। तो मैंने यही बात कही थी, एक बार डिस्कस हो रही थी कि इंडिया में जैसे हम अभी तुम देख रहे हो एलपीजी क्राइसिस है, मतलब सिलेंडर की क्या हो गई है, क्राइसिस हो गई है। पर हमारे पास ईंधन बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से थी, बहुत पहले से ईंधन बनाने की टेक्नोलॉजी थी, पर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा ढंग से। अगर इम्प्लीमेंट किया जाता, जैसे एक बंदा आईआईटी करके उसने मीथेन गैस का क्या बना दिया, चैम्बर से बना दिए, ठीक है, कूलर जैसे बड़े बड़े चैम्बर बना दिए, पर अपने यहाँ पे नहीं, चेन्नई वेन्नई में बेच रहा है वो, तो उसने वो चैम्बर से बना रखे हैं। उस चैम्बर में क्या करता है, वो कहता है कि अपने घर का जो भी वेस्ट है उसमें डाल दो, ठीक है, स्मेल भी नहीं आएगी क्योंकि उसने उसको बंद करके बना रखा है। अब जो भी वेस्ट तुम डालोगे घर का वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ईंधन में, मीथेन में। और वो जो तुम्हारा चैम्बर उसने बना के भेजा है घर पे, वो किससे कनेक्ट होगा, तुम्हारे चूल्हे से, और तुम्हारे घर में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, और उससे क्या होगा, घर में चूल्हा जल जाएगा। तो ये मैंने बोला था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है बहुत पहले से है, पर हमने उसको क्या नहीं करा, इम्प्लीमेंट नहीं करा लार्ज लेवल पे, इसलिए आज हमें किसके लिए परेशान होना पड़ रहा है, सिलेंडर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अब समझ में आया इनको मिथेनोजेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल आता है व्हाई मिथेनोजेंस आर कॉल्ड मिथेनोजेंस, ठीक है भाई। तो सवाल आता है व्हाई मिथेनोजेंस आर कॉल्ड मिथेनोजेंस, तो आंसर लिखा जाता है मिथेनोजेंस फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। Here they help in cellulose digestion, and when they came out with cattle dung, they produce methane gas. Therefore, they are called methanogens. Methane का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, और चारों पे कौन लगे हुए हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें से इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। क्या नाम हो गया, मीथेन। अगर मैं इसको एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो क्या नाम पड़ जाएगा, मिथाइल। बहुत बढ़िया, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके नाम पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और ये जो गैस होती है ये गैस कभी कभी गटर जो होते हैं उनके अंदर ही प्रोड्यूस हो जाती है, जो होते हैं ना घर के बाहर रोडों पे जो बने हुए होते हैं, चैम्बर से बने हुए होते हैं, तो उन चैम्बर में भी प्रोड्यूस हो जाती है कभी कभी ये गैस। इसलिए उस चैम्बर में जो बंदे उसको साफ करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसमें माचिस की तिल्ली जलाते हैं, ठीक है, माचिस की तिल्ली जलाते हैं कि अगर वो गैस होगी भी तो क्या हो जाएगी, जल के बाहर निकल जाएगी, क्योंकि भाई हम सांस में तो ले नहीं सकते इसे। हाँ, अरे तो बिल्कुल मुंह रख के मारेगा क्या उसमें तिल्ली, तुम भी